IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल की याद में लिखा हुआ मदन कश्यप का लेख उजाले में थोड़ा आग भी, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर। अपने ही भीतर मरते जा रहे हैं जीवित लोग। मैं उम्मीद से देखता हूं मृतकों की ओर। वे ही हैं जो दिखते हैं जीवित। कोई 12-13 दिनों तक कोरोना से संघर्ष करने के बाद हमारी भाषा के एक अप्रतिम कवि मंगलेश डबराल पिछले 9 दिसंबर को हमें छोड़कर और हमारे विश्वास को तोड़कर चले गए। तब से उनके छठे और सबसे नए संग्रह स्मृति एक दूसरा समय है में प्रकाशित छोटी सी कविता बार बार याद आ रही है। कविता से ज्यादा एक घटना के रूप में। जब वे नहीं हैं, मृतकों में शामिल हो गए हैं, तब सबसे ज्यादा जीवित दिख रहे हैं, जबकि हम जीवित लोग अपने भीतर मरते जा रहे हैं। जब उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था, तब भी कम से कम मुझे तो लगा था कि वो योद्धा हैं। उन्होंने जीविका से लेकर सृजन और विचार तक के मोर्चे पर अविराम संघर्ष किया है और न केवल जीते हैं बल्कि जीत की अपनी नई राह बनाई है। लेकिन इस बार ये विश्वास टूट गया। वसुंधरा के एक अस्पताल और फिर एम्स में उनका इलाज चल रहा था, तो कोरोना काल की मजबूरियों में जकड़े हम लोग आपस में ही अपनी चिंताओं को बांट रहे थे। तभी युवा मित्र अशोक कुमार पांडे से मैंने कहा था, इस भयावह महामारी के समय में हमारा मुहावरा भी बदल गया है। पहले कहा जाता था जो रचेगा वही बचेगा, लेकिन अब तो मैं कहता हूं जो बचेगा वही रचेगा। इसलिए वो जरूर स्वस्थ होकर लौटेंगे, क्योंकि उन्हें अभी बहुत कुछ लिखना और करना है। लेकिन उन्होंने अंततः साथ छोड़ दिया। फिर भी इतना रचा है कि अपने रचे में बचे रहेंगे हम बहुतों से बहुत ज्यादा दिनों तक। 50 वर्षों की उनकी रचना यात्रा को सिर्फ एक लंबे कालखंड के लिए नहीं, बल्कि नई राह बनाने के लिए याद रखा जाएगा। उनकी कविता एक साथ जीवन की हलचल और समय के विमर्श को उपस्थित करती है। केदारनाथ सिंह की कविता की तरह ही वो जितनी स्थानीय है उतनी ही वैश्विक। विचारधारा उनके यहाँ सौंदर्य मूल्य के भीतर ही निहित है, कुछ कुछ शमशेर की तरह। हालांकि उनके यहाँ प्रेम का वो विस्फोट नहीं है जो हिंस्र समय का प्रतिरोध रचे। समय की क्रूरता को वो अपनी तरह से देखते हैं। उनके बिंबों में न तो गहरे चटक रंग हैं और न ही वो चित्रात्मकता जो उन्हें शमशेर की परंपरा से सहज रूप से जोड़ सके। लेकिन एक खास तरह की गतिशीलता है जो पहाड़ के सौंदर्य, संघर्ष और जीवन के गहरे अवलोकन से पैदा हुई है। यही चीज उन्हें सबसे अलग, सबसे विशिष्ट बनाती है। इसे ही हम लोग मंगलेशियत के रूप में रेखांकित करते रहे हैं। मंगलेशियत की चर्चा तो होती रही है, लेकिन उसका विश्लेषण और मूल्यांकन अभी बाकी है। उनका पहला कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन 1981 में आया था। हालांकि उनका प्रशंसक तो मैं पहल के 1979 में प्रकाशित कविता खिड़की को पढ़कर ही हो गया था। यह कविता हमारी विचारधारा के अनुकूल ही नहीं थी, बल्कि उसे एक नया आयाम दे रही थी। उसका अंत अब भी स्मृति में है। मुझे ये खिड़की खोलनी चाहिए जो तमाम खिड़कियों के खुलने की शुरुआत है। पहले संग्रह में 1970 से 80 तक यानी 11 वर्षों के दौरान लिखी कविताएं शामिल हैं, जब वो आ तो चुके थे पहाड़ से बाहर और रोजी रोटी के लिए पहले दिल्ली, फिर भोपाल और उसके बाद इलाहाबाद होते हुए लखनऊ में प्रवास कर रहे थे। लेकिन उनकी स्मृति में पहाड़ का वो विकट जीवन था जिसे कविता में रचकर ही वो उससे मुक्त हो सकते थे। उन्होंने प्रकृति के संघर्ष में मनुष्य को रेखांकित किया और दृश्यों की गतिशीलता में जीवन की गतिशीलता को भी दर्ज किया। इस तरह कविता की नई जमीन ही नहीं तोड़ी,
बल्कि सृजन की नई प्रविधि भी विकसित की, जो आगे चलकर हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण पहचान बनी। कोई आश्चर्य नहीं है कि दुनिया की कई बड़ी भाषाओं में हिंदी कविता आज मंगलेश की कविता के माध्यम से ही पहचानी जाती है। दूसरे संग्रह घर का रास्ता में एक अपने ही तरह से लड़ता हुआ आदमी है, जो मैदान के साथ नए रिश्तों को विकसित होते देखने के क्रम में ढेर सारी आशंकाओं और आपत्तियों को भी दर्ज करता है। स्मृति में विवश हो रहे पिता हैं तो सामने प्रेम करती स्त्री। यहीं से उनकी कविता में विडंबनाओं का प्रवेश होता है। वो विमर्श आते हैं जिनके आधार पर कुछ लोग उन्हें रघुवीर सहाय की परंपरा से जोड़ते हैं। 1995 में प्रकाशित उनके तीसरे संग्रह हम जो देखते हैं में इस विडंबना के विस्तार को देखा जा सकता है। सदी के अंत में प्रकाशित उनका चौथा संग्रह आवाज भी एक जगह है एक बड़े बदलाव के साथ सामने आया। इसके सबसे अंत में एक छोटी सी कविता है जो एक तरह से उस बदलाव का सार प्रस्तुत करती है। जो कुछ भी था जहां जहां हर तरफ शोर की तरह लिखा हुआ, उसे ही लिखता मैं संगीत की तरह। इस संग्रह में कई ऐसी कविताएं हैं जो संगीत के माध्यम से मनुष्य की करुणा ही नहीं बल्कि प्रतिकार प्रतिरोध को भी दर्ज करती हैं। यहां कुछ लोकप्रिय कविताओं के नाम का उल्लेख कर देना पर्याप्त होगा। अमीर खान, केशव अनुरागी, गुणानंद पथिक, राग दुर्गा, गाता हुआ लड़का आदि। एक लंबे अंतराल के बाद 2013 में उनका 5वां संग्रह नए युग में शत्रु आया। इसमें उन्होंने बदले हुए समय में क्रूर होते जा रहे यथार्थ को अपनी तरह से अंकित किया है। उनका शिल्प आकर्षक हुआ है, लेकिन इस संग्रह की या कहें इधर की कविताओं में जोर अंकन पर है, उत्खनन पर नहीं। कुछ कविताओं को लेकर मन में उठे सवालों को मैं हल नहीं कर पाया, इसलिए लिखना टलता रहा। अब नया संग्रह इसी वर्ष आया है, स्मृति एक दूसरा समय है। अफसोस इसके बाद ही महामारी का निर्मम समय आ गया और उस स्वयं दूसरे समय में चले गए। भाषा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पाठकों की संवेदनाओं को विस्तार करने के साथ साथ उनकी कविता अनायास कुछ ऐसे मुहावरे गढ़ने में सफल होती दिखती थी जिनमें आज के समय की कोई बड़ी विडंबना अंतर्निहित होती है। एक लोकप्रिय कविता टॉर्च की इन पंक्तियों को देखिए। हमारे इलाके में रोशनी की वो पहली मशीन जिसकी शहतीर एक चमत्कार की तरह रात को 2 हिस्सों में बांट देती थी। एक सुबह मेरी पड़ोसी की एक दादी ने पिता से कहा, बेटा इस मशीन से चूल्हा जलाने के लिए थोड़ी सी आग दे दो। पिता ने हंसकर कहा, इसमें आग नहीं होती, सिर्फ उजाला होता है। दादी ने कहा, उजाले में थोड़ा आग भी होती तो कितना अच्छा था। टॉर्च को लेकर आग मांगने अथवा बीड़ी जलाने की कोशिश करने की कथाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित रही हैं, लेकिन रोशनी के शहतीर और उजाले में आग से एक ऐसा रूपक बनता है जिसमें समय की वेदना ही नहीं, कवि का संघर्ष भी ध्वनित होता है। कह सकते हैं उनका पूरा जीवन उजाले में आग की तलाश है। आपने सुना जश्न कलम के कलाकार केसी शंकर की आवाज में मदन कश्यप द्वारा लिखा हुआ लेख उजाले में थोड़ा आग भी। ये लेख हंस कथा मासिक के जनवरी 2021 अंक में प्रकाशित हुआ था। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Namaste, this is Cyrus Brocha. I am part of the government cancel culture program to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcast. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for chai. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says. If
If you're a cricket fan, check out Edges and Sledges, India's favorite cricket podcast. The podcast focuses on Indian cricket, the IPL, and has a ton of banter both on and off the field. We talk about the week's biggest cricket stories with current and ex-international cricketers, coaches, or sometimes just between us. And it's hosted by me, DJ. Me, Varun. And me, Ashwin. New episodes release every week. You can catch us on the IVM Podcast's website, app, or wherever you get your podcasts from. Check out the Edges and Sledges Cricket Podcast.